तो हम इस बात से शुरू करते हैं कि एजुकेशन जो है वो आने वाली जनरेशन को मोल्ड करता है, एक दिशा देता है, एक सोच देता है, जिसके आधार पे देश आगे आगे बढ़ सकता है या पीछे भी हट सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार आगे ही बढ़ेगा, पीछे भी हट सकता है अगर एजुकेशन में बहुत गड़बड़ियाँ हों, एजुकेशन में गलत चीज़ें डाली जाएं। तो मुख्य मामला ये है कि भारत में थोड़ा समय पहले, एजुकेशन पर आने के पहले, सियासत के जो रंग थे, पार्टियों का नाम मैं नहीं लूँगा, पार्टियों का बात मैं नहीं कर रहा, सियासत के रंग, उनको मैं थोड़ा सा आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ जो आम तौर पे धारणा है कि मुसलमान राजाओं ने राज्य किया और ख़ास तौर पे मुग़लों पे बहुत उनका निशाना है कि मुग़लों ने इस देश को बर्बाद किया, हिंदुओं पे ज़बरदस्ती इस्लाम लादा, मंदिरों को तोड़ा, और आजकल 9/11 के बाद तो एक और भी हो गया है ना कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुसलमान होता है। ये भी एक बात उसमें ऐड हो गई है। तो पहले थोड़ा सा मैं जानबूझ के मुसलमान राजाओं के बारे में ले लूँ और ये बताऊँ कि मुख्य मुद्दा जो मुसलमान राजाओं का है या दूसरे राजाओं का है, वो मुख्य रूप से राजाशाही किंगडम से जुड़ा हुआ है। अब राजा जब होते थे तो राजा कोई ऐसा जो राज्य करते थे उसमें धर्म का रोल काफ़ी मार्जिनल साइड पे रहता था। मुख्य बात क्या रहती थी, वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, संपत्ति का विस्तार करना चाहते थे। इसीलिए आप देखिए कि कोई भी जो हमारे पहले की समझ भी थी कि अगर राजा राज्य का विस्तार कर रहा है तो पहले तो आप सोचिए राज्य का विस्तार का मतलब क्या होता है कि राजा पड़ोस के राज्य के पास फूल देकर भेजेगा कि भाई तुम मेरे से मिल जाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। फूल से मामला कुछ और ही होता है। ये क्या है? लड़ाई का मामला है। कैसे होती है? तलवार से होती है। तलवार, हर एक राजा के हाथ में आपको तलवार दिखेगी, हिंसा दिखेगी, और दूसरे राज्य के लोगों को लूटते भी थे और ये भी करते थे। तो 2-4 मैं उदाहरण दे दूं। और इसी को क्या हुआ है कि पहले भारत में, जैसे अभी हमारे दोस्त ने बहुत अच्छे से बताया कि मिली जुली सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला और धर्मों की परंपरा का देश है। धर्म को आज एक बीच में वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाया जा रहा है, पर धर्म की परंपरा यहाँ ऐसी नहीं थी। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, इनके बीच में एक प्रकार का मेल जोल था। और वो मेल जोल था जो बाद में अंग्रेज़ों के आने के बाद टूटने लगा। उसका भी मैं कारण बताऊंगा। ये मेल जोल हम कैसे समझें? तो मेल जोल समझना है तो मैं दो हमारे नेशनलिस्ट लीडर, अब सब अपने आप को नेशनलिस्ट कह सकते हैं, राष्ट्रवादी, पर राष्ट्रवादी में थोड़ा प्रीफिक्स लगाना पड़ता है। एक है भारतीय राष्ट्रवादी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे है, दूसरे हैं हिंदू राष्ट्रवादी, तीसरे हैं मुस्लिम राष्ट्रवादी। तो ये 3 प्रकार का इतिहास भी यहाँ आया। यानी इतिहास में वो एक एरिक हॉब्सबॉम थे, वो कहते थे जो इतिहास है वो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक अफीमची के लिए अफीम का पौधा। अफीम के बगैर अफीमची रह नहीं सकता, और हिस्ट्री के इंटरप्रिटेशन के बगैर राष्ट्रवाद आ नहीं सकता। तो पहले तो ये हम देखें कि जब मुसलमान राजाओं की आज इतनी बदनामी की जाती है, क्या कोई खास तरीके से वो दूसरों से अलग थे? अब क्या धर्म के आधार पर राज्य सत्ता चली? तो मध्ययुगीन काल एक पीरियड है जहाँ मुसलमान राजा भी थे, हिंदू राजा भी थे। दिल्ली, आगरा, उत्तर भारत में कई, पहले दिल्ली सल्तनत, बाद में मुगल वंश, इनका राज्य रहा। पर ये केवल मजहब के आधार पे नहीं था, इस बात को ख्याल कीजिए। इसके लिए आपको थोड़ा जवाब देना पड़ेगा। बताइए, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे? यस, नो? उसमें कुछ हिंदू 9 रत्न थे, नाम बताइए।
राजा बीरबल और टोडरमल और तानसेन। आपको मैं इतना बता दूं, एक ही बात बता दूं कि राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के दरबार में क्या करते थे? सलाह तो देते थे और अकबर के एडवाइजर थे, और साथ ही साथ राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वो काम करते थे जिसका नाम है रेवेन्यू और फाइनेंस। रेवेन्यू फाइनेंस सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है राजा के लिए, और वो एक तरह से टोडरमल, और उनका उत्तराधिकारी जो था राजा रघुनाथ बहादुर, वो औरंगजेब के दरबार में वही काम करता था फिनेंस का। तो इसमें कोई मजहब का मामला नहीं आता। अब अकबर के दरबार में तो नवरत्नों को हम जानते हैं, पर ये नाम बताइए जरा, भारत में सबसे खराब खतरनाक हिंदू विरोधी राजा किसको माना जाता है? औरंगजेब को। और मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू राजाओं की संख्या सब मुगल राजाओं से ज्यादा थी। अकबर के दरबार में नवरत्न हम गिन रहे, यहाँ 33% ऑफिसर्स जो औरंगजेब के थे वो हिंदू थे। जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में आपको पता होगा एक राजा बहुत पॉपुलर है, फेमस है, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे तो औरंगजेब उनको कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? वो हिंदू थे इसलिए क्या? नहीं, औरंगजेब अपनी राज्य सत्ता को बढ़ाना चाहता था, शिवाजी अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। दोनों में लड़ाई हुई और औरंगजेब की तरफ से जो सेनापति आया उसका नाम था राजा जय सिंह, औरंगजेब की तरफ से। और शिवाजी महाराज की फौज में 12 सेनापति जो थे वो मुसलमान थे। अब एक कहानी को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कहानी के रूप में नहीं बताऊंगा। शिवाजी और अफजल खान की लड़ाई आपने सुनी होगी। शिवाजी को जो वाघ नख आयरन क्लॉज जिसने दिए थे उसका नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी के 18 बॉडीगार्ड में से 12 बॉडीगार्ड जो थे वो मुसलमान थे। शिवाजी की सेना में ये भी थे, मुसलमान भी थे। और शिवाजी महाराज के रायगढ़ किले पे अगर आप जाएं, वहाँ आपको भगवान जगदीश्वर का मंदिर दिखेगा और उसी के पास एक मस्जिद भी दिखेगी जो शिवाजी महाराज ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? भाई मेरी प्रजा में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मुसलमान मुझे मिलने आएंगे, उनकी इबादत का वक्त होगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए उन्होंने मस्जिद भी बनाई थी। और शिवाजी महाराज के जो इतने सेनापति थे उसमें जो उनका नेवल डिवीजन था और आर्टिलरी डिवीजन था, इनके इंचार्ज भी मुसलमान सेनापति थे। तो मामला हिंदू बनाम मुसलमान नहीं था, मामला एक राजा बनाम दूसरा राजा था। अब एक ही आखिरी उदाहरण मैं इसका दे देता हूँ कि जैसे आप देखेंगे एक युद्ध बहुत प्रसिद्ध है हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का हम सब जानते हैं, अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप, ये लड़ाई में अकबर जीते थे, राणा प्रताप हारे थे। पर ये लड़ाई क्या मजहब के लिए हुई थी क्या? ये पहले हमको सोचना चाहिए। लड़ाई क्यों हुई थी? लड़ाई इसलिए हुई थी कि अकबर राणा प्रताप को 5 हज़ारी का मनसब ऑफर कर रहे थे। 5 हज़ारी यानी क्या? जैसे आजकल अपने यहाँ ये होता है ना, लेफ्टिनेंट, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, ऊपर जनरल तक जाते हैं। ये ओहदे हैं। उस समय भी ये ओहदे थे, 1 हज़ारी, 2 हज़ारी, 5 हज़ारी, 10 हज़ारी, और उसके ऊपर राजा, ये इस प्रकार के ओहदे थे। तो राणा प्रताप को उन्होंने 5 हज़ारी का ओहदा दिया। राणा प्रताप ने कहा ये मेरी स्टेटस के बहुत नीचे है। तो अकबर ने अपने मंत्रिमंडल से सलाह की, तो उसमें टोडरमल ने उनको एडवाइस किया कि ये जो राणा प्रताप हैं ये 10 हज़ारी के लायक नहीं है, हम इनको 5 हज़ारी का ओहदा देते हैं, अगर नहीं मानते तो हम लड़ाई करेंगे। अब ये लड़ाई हुई हल्दी घाटी के मैदान में। तो अभी हुआ क्या है, अभी बदले हुए समीकरण के कारण अभी मजे की बात हो गई। वहाँ हल्दी घाटी के मैदान में एक तांबे की पट्टी लगी हुई थी। 30 साल में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई,
एक तरफ अकबर थे, एक तरफ राणा प्रताप थे। अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए, ये वहां तांबे की पट्टी में लिखा था। तो आप इशारों में समझ जाइए कि एक मंत्री आई किसी और पार्टी की, उसने बोले ये हिंदू राजा कैसे हार सकता है, ये तो गलत बात है, हिंदू राजा हार ही नहीं सकता। उन्होंने पट्टी निकाल दी, दूसरी पट्टी लगाई, क्या लगाया होगा, कौन जीत गया, राणा प्रताप जीत गया और अकबर हार गया। फिर इसको इतना बता रहे हैं, पर मेरा मुख्य मुद्दा ये है, कोई राजा जीते कोई राजा हारे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो थी, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं थे, तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह। तो अकबर के प्रधान सेनापति कौन, राजा मान सिंह। और राणा प्रताप के दो सेनापति थे, बड़े सेनापति का नाम था राम सिंह और दूसरे सेनापति का नाम था हकीम खान सूर। आशा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सवाल का जवाब दीजिए, दोनों तरफ हिंदू हैं, यस नो, दोनों तरफ मुसलमान हैं, तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए है? सत्ता के लिए। अब यहीं से हम देखते हैं कि इन्हीं चीजों को अंग्रेजों ने बदला और इन चीजों को उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पे दे दिया। तो अंग्रेजों ने जो बदला, उसके पहले मैं थोड़ा सा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को याद करना चाहूँगा इस बात के लिए कि महात्मा गांधी की एक किताब है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिखते हैं कि यहाँ मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा चैन से रहती थी, हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा चैन से रहती थी, यानी प्रजा में मेल जोल था। राजाओं में झगड़ा काय के लिए था, धर्म के लिए या सत्ता के लिए? धर्म के लिए या पैसे के लिए? तो आज हमको पूरा मिसरिप्रेजेंट क्यों किया गया, उस पर आने के पहले इसको आगे देखेंगे। जो हमारी प्रस्तावना में हमारे दोस्त ने बहुत अच्छे से बताया, लोगों में मेल जोल, अभी तो आज कल्पना करना मुश्किल है। आज 2025 में बैठे इन चीज़ों की कल्पना मुश्किल है कि हिंदू मुसलमान कितने प्रेम मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते थे। अब मेरी उम्र के हिसाब से मैंने तो अपने बचपन में भी देखा है कि किस प्रकार से हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान शामिल होते थे, मुसलमानों के त्यौहार में हिंदू शामिल होते थे। और इसका दो केवल उदाहरण मैं दूंगा। मुगल दरबार में दिवाली मनाई जाती थी, उसको कहते थे जश्न ए चरागां। कहाँ मनाई जा रही है? मुगल दरबार में। होली मनाई जाती थी, क्या कहा गया उसको? जश्न ए गुलाबी। और आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी सही, कि जो ताजिया निकलता था उसमें बहुत सारी हिंदू औरतें ताजिए के नीचे से जाके मन्नत मांगती थी। तो ये मेल जोल केवल यही नहीं था, हमारे खाने पीने के तरीके में देखिए, खाने पीने में तरीके देखिए, कपड़े देखिए, बाकी चीज़ें देखिए। तो ये जो सभ्यताएं और धर्म हैं, ये एक दूसरे से मिलजुल कर समृद्ध होते हैं। दे प्रॉस्पर, दे डेवलप बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन, एंड थ्रू दिस इंटरैक्शन कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज दे डेवलप फर्दर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बाद में फिर एजुकेशन पर आने के पहले मैं इतने बताना चाहूँगा कि हमारा बेसिक इतिहास है। और इसी में इस बेसिक इतिहास को मैं एक रिकमेंडेशन हर जगह देता हूँ, यहाँ भी दूंगा, कि भारत के इतिहास को आपको बेहतरीन तरीके से समझना है, वैज्ञानिक तरीके से समझना है। हिस्ट्री इज ऑल्सो ए साइंस। हिस्ट्री ऐसा नहीं है मैं बता दूं कि इस साल में वो हुआ था, उसमें वो हुआ था, वो हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री के लिए आपको सबूत चाहिए, सिक्के चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, राजाओं की बायोग्राफी चाहिए, और जो मेमोयर्स उस समय के लिखे गए हैं उनको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एग्जामिन करना पड़ता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल के लिए जेल में थे, तो जेल में रह के उन्होंने 2 महान किताबें लिखी। एक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
और मैं चाहूँगा कि आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मर्म को समझें। 800 पेज की किताब आपकी इतनी भारी पढ़ाई के साथ आप कर सकोगे कि नहीं। मैं आपको एक सरल फार्मूला बताता हूँ, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी जेब में भी है, मोबाइल तो सबके पास है। उसमें श्याम बेनेगल का एक सीरियल है, भारत एक खोज, 50 से ज़्यादा एपिसोड है। एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल एंटरटेनमेंट एंड एक्सेलेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसमें दी है, वो आप जरूर देखिएगा। और उससे हमको समझता है कि कैसे हिंदू मुसलमानों में मेल जोल रहा। अब धर्म के नाम पे आजकल बोलते हैं हमारा धर्म महान है, तुम्हारा धर्म खराब है, ऐसा होता है। और केवल यही नहीं हुआ, पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में वहाँ शुरू से ही कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति आई। क्या किया भाई? बाकी तो सब बर्बादी की, बाकी सब बर्बादी के साथ साथ टेक्स्ट बुक्स को भी बदला, किताबों को बदला। क्या किया उन्होंने? जैसे आजकल किताबों से मुगलों को गायब कर दिया गया, तो वो क्या नाम है, कुणाल कामरा नहीं, दूसरा एक है ना, तो उसने बहुत अच्छा उस पर बनाया था। तो वो बोलता था कि अब किताबों से मुगल तो गायब है, कोई विजिटर आके पूछेगा भाई ये क्या है, किसने बनाया, तो क्या जवाब देंगे? कोई तो भी हिंदू नाम निकालना पड़ेगा कि भाई वो महाराजा ने इसको बनाया था और बहुत प्यार से बनाया था, वगैरह वगैरह। ऐसा तो खैर मुगल हिस्ट्री में है नहीं। पाकिस्तान की किताबों में हिंदू है ही नहीं, गायब। और जैसे यहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, वहाँ हिंदुओं के खिलाफ ऐसी ही नफरत फैलाई गई। वीर संघवी नाम के एक पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, उनकी एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था। तो वीर संघवी के एक दोस्त डिप्लोमेट हिंदू पाकिस्तान गए अपने काउंटर पार्ट को मिलने। तो पाकिस्तान में उनके काउंटर पार्ट के यहाँ वो बैठे थे, और जब वहाँ वो बैठे थे तो उस पाकिस्तानी मुसलमान ब्यूरोक्रेट की बेटी आई। तो इन्होंने कहा, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट ने इंडियन ब्यूरोक्रेट को इंट्रोड्यूस किया, ये फला फला हैं, ये इंडिया से आए हैं, ये हिंदू हैं। जैसे लड़की ने नाम सुना ये हिंदू हैं, वो जोर जोर से गालियां देने लग गई। कैसे हुआ ये? किताबों के माध्यम से, समाज में जो मीडिया है, मीडिया, सोशल मीडिया और वो सब, उस मीडिया के माध्यम से ये हुआ। तो खैर ये जो मेल जोल की परंपरा है, इसको तोड़ने का काम किया अंग्रेजों ने। क्यों तोड़ा भाई? अंग्रेजों के आने के पहले एक बार और देख लीजिए, फिर से मैं जवाहरलाल नेहरू का एक और आपको उदाहरण देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खास तौर से एक बात को कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है ये गंगा जमनी तहजीब है। कुछ इस्लाम से आया, कुछ हिंदू धर्म से आया, कुछ क्रिश्चियनिटी से आया। क्रिश्चियनिटी का बताना तो बहुत आसान है। हम में से बहुत लोग जन्मदिन तो मनाते हैं, बर्थडे क्या करते हैं उस दिन? स्टैंडर्ड टेक्निक है। अब केक, कोई रामायण महाभारत में तो केक दिया नहीं है, पर फिर केक सबसे पॉपुलर है। कहने का मतलब ये कि जवाहरलाल नेहरू जो लिखते हैं कि यहाँ शाक, होम, ग्रीक, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब आए, और भारत एक ऐसी स्लेट है जिसकी जो इबारत जो उसमें लिखा हुआ है, हर एक नई परत, एवरी न्यू लेयर केम, और उसने पुराने लेयर को खत्म नहीं किया। पुराने लेयर ने नए लेयर के साथ दोस्ती करके, समझौते के साथ एक नई चीज का इजाद किया, और इसीलिए भारत की सभ्यता, संस्कृति इतनी समृद्ध है कि नेहरू अपने कंक्लूजन में जगह जगह कहते हैं, उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, इंडिया इज लाइक ए पैलिम्सेट वेयर डिफरेंट लेयर्स आर देयर विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर, इन हार्मनी विथ ईच अदर। खैर, तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज यहाँ आए, तो यहाँ अंग्रेजों का जब जिक्र आता है तो मैं हर जगह एक सवाल पूछ लेता हूँ, रिपीट भी करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत है, और ये बहुत बेसिक सवाल है। ये भारत को आज़ादी कब मिली? 1947। 1947। अच्छा, मेरा दिमाग क्लियर हो गया। मैं बहुत कंफ्यूज था। एक बहुत बड़ी एक्टर है ना, उसने बोला हमको आज़ादी मिली 2014 में, हम तो इतने सालों तक गुलाम थे। अब गुलामी की परिभाषा क्या होती है आप बताइए?
एक राजा यहाँ रहता है, यही ऐश से रहता है या कंजूसी से रहता है। दोनों प्रकार के राजा थे। कंजूसी में रहने वाले राजा कम थे और ऐश में रहने वाले राजा ज्यादा थे। यही रहता है, यही जीता है, यही मरता है, यहाँ की संपत्ति बाहर नहीं भेजता। उसको हम विदेशी कहेंगे क्या? नहीं। क्यों? वो तो यहाँ का हो गया। विदेशी किसको कहेंगे? गुलामी किसको कहेंगे? गुलामी अंग्रेजों के पीरियड को कहेंगे। क्यों? दो चीजें। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उसका इंस्ट्रक्शंस, निर्देश कहाँ से आते थे? बाहर से थे कि यहीं से थे? बाहर से थे। वो जो हमारी संपत्ति लूट कर ले गए, कहाँ ले गए? वो इंग्लैंड लूट के ले गए। औरंगजेब ने यहाँ की संपत्ति का कहीं ये इधर मक्का मदीना नहीं भेजी, यहीं रहा और उसने तो एक्चुअली भारत की जीडीपी को दुनिया में 26% ले आया। और अंग्रेजों के जाने के समय जीडीपी कितनी हो गई थी? 4%। औरंगजेब को गालियां दे दो, मैं भी दे दूंगा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जीडीपी 26% था, अंग्रेजों के जाने के बाद समय 4% पे आ गई और इतने भयंकर अकाल पड़े। याद रखिए, शशि थरूर की एक किताब है द डार्क इरा ऑफ एम्पायर, उसमें उन्होंने कैलकुलेट किया है कि भारत की कितनी संपत्ति ब्रिटिश लोग लूट कर गए। खैर, अब ब्रिटिश आ गए, व्यापार के नाम पे आए, फिर उन्होंने क्या किया है? एंट्री हुई व्यापार के नाम पे, बाद में क्या किया? यहाँ राज किया। यहाँ राज करके हमारी संपत्ति क्या किया उन्होंने? लूट के ले गए। तो ये जो लूट कर ले गए, और समय बदलता रहता है। अभी तक तो हम जैसे हमारी जनरेशन के लोग कंप्यूटर से डरती थी, आपकी जनरेशन के लोग शायद एआई से डरती है। एआई आएगा तो हमारी नौकरी होगा, क्या होगा? समय बहुत तेजी से बदलता है। तो अंग्रेजों के हिसाब से जो बदलाव आए, उन्होंने यहाँ ट्रांसपोर्ट लाया, हमारी भलाई के लिए दी, हमारा भी भला हुआ। ट्रांसपोर्ट मुख्य रूप से क्यों आए? ताकि इंडिया का माल लूट कर इंग्लैंड ले जाए। कम्युनिकेशन लाए, टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। पहले तो जो भी कबूतर वगैरह ले जाते थे, लेटर्स, या फिर घुड़सवार ले जाते थे, तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट लाया। और एक जो अच्छा काम किया वो था मॉडर्न एजुकेशन ले आए। ये मॉडर्न एजुकेशन से एक्सपोजर हुआ डेमोक्रेटिक वैल्यूज का, लिबरल वैल्यूज का, लोकतांत्रिक मूल्य, उदारमतवादी मूल्यों का यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ। और उससे एक प्रकार का राष्ट्रवाद निकला। इसको मैं कहता हूं उभरते हुए वर्ग। ये नया समाज बन रहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की किताब है इंडिया नेशन इन द मेकिंग। नेशन इन द मेकिंग। पुराने कौन थे लोग? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। अब जब ये लोग ऊपर आ रहे थे, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग नई बातों को ला रहे थे, और इन्हीं बातों में से भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी। ये भारतीय राष्ट्रवाद का बीज था, इसी में से भारतीय संविधान आया। और जो पुराने लोग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनको डर लगा, ये क्या हो रहा है भाई? ये जो दलित हमारा गुलाम था कल तक, अब वो शहरों में जाके मजदूर बन रहे, चिल्ला रहे हमारी मांगे पूरी करो, 8 घंटे का दिन चाहिए, हमारा शोषण बंद करो। ये मजदूर चिल्ला रहा। ये औरतें जो कल तक घर में गुलाम के रूप में रहती थी, और कहते थे ना, औरत घर से 2 बार बाहर निकलती है, एक बार शादी के समय डोली आती है, दूसरी बार मौत के बाद अर्थी निकलती है। तो वो भी बदला। सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों के लिए स्कूल खोले, ज्योतिराव फुले ने दलितों के लिए स्कूल खोले, शिक्षा का प्रभाव हुआ। तो इसके कारण जो पुराने सामंती लोग थे, पीपल विथ फ्यूडल वैल्यूज, हिंदूज और मुस्लिम्स, वो डर गए और थे बड़े चालाक। एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए, जब इनकी सत्ता बढ़ रही है तो इनकी सत्ता कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। सत्ता कम हो रही थी तो वो उनका पावर खतरे में था। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा हमारा मजहब खतरे में है। मुसलमान नवाब क्या कहेगा? इस्लाम खतरे में है। हिंदू राजा क्या कहेगा? हिंदू धर्म खतरे। याद रखिए दोस्तों, आज भी लोग कहते हैं धर्म खतरे में है। धर्म कभी खतरे में नहीं होता। खतरे में होता है लोगों की सत्ता, पावर, पैसा।
तब वो धर्म का आवरण पहन के अपनी राजनीति को चलाते हैं। तो खैर, अब लास्ट पॉइंट ऑफ दिस बिफोर आई कम टू एजुकेशन, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस, अब इधर जो लोग बने उनमें से बहुत सारे लीडर्स हैं, उनमें से एक के नाम पे तो ये यूनिवर्सिटी बनी है। किसी को पता है वो कौन सी पार्टी में थे? मैं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने नहीं आया हूँ, ये नहीं बोले आया उनको वोट दो, सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ उनके नाम का पैटर्न देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भगत सिंह के संगठन का नाम किसी को याद है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नाम का पैटर्न याद रखना है, अभी मैं आ रहा हूँ। और अंबेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। इधर अब इधर से देखिए, एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, दूसरी थी हिंदू महासभा, ठीक है। फर्क देखा आपने? ये कौन से मूल्यों की बात करेंगे? पुराने मूल्यों की बात करेंगे। ये कौन से मूल्यों की बात करेंगे? नए मूल्यों की बात करेंगे। तो इन्होंने जब नए मूल्यों की बात की तो इन्होंने विरोध किया, और इसके लिए दो व्यक्तियों को मैं आपके सामने रखता हूँ। इसको थोड़ा डिटेल में मैं आज नहीं बता पा रहा। दो व्यक्ति कौन? एक भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने एक किताब को जलाया था, किसी को याद है कौन सी किताब है? मनुस्मृति। क्यों जलाया था? उन्होंने कहा इसमें शूद्र लो कास्ट और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। वही बाबा साहब भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, और भारतीय संविधान हमको क्या देता है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय। तो ये इस तरफ है, और इस तरफ के लोगों का ज्यादातर जो जोर है वो मनुस्मृति के मूल्य, यानी दलित गुलाम रहना चाहिए, स्त्रियां घर के बंधन में रहना चाहिए, और इसके आधार पे समाज चलना चाहिए। वो मानते हैं कि भारतीय संविधान विदेशी है, बाहर से आया, यूरोप से आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो साइंस वगैरह पढ़ते हैं, वो दुनिया में अलग होता है क्या? इंग्लैंड में अलग है, भारत में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, साइंस सेम है। मॉरलिटी दुनिया में अलग है क्या? मॉरलिटी सेम है, सच्चाई, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह सेम है। तो संविधान में कोई विदेशी बात नहीं है। संविधान में आधुनिक समाज के हिसाब से मूल्य दिए गए हैं, और इसका अगला टप्पा जो है वह यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगला टप्पा क्यों है? पूरी दुनिया को उसको मानना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कहता है वो देख लीजिए। अब इसमें देखिए कि जो इधर के लोग थे उनको आज़ादी के बाद तकलीफ बहुत हुई। कुछ लोग तो चले गए पाकिस्तान में जाके उन्होंने पाकिस्तान का जो हाल किया है, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। साइंस नहीं है, नौकरियां नहीं है, और उसमें एक निजी अनुभव बताता हूँ, डरिएगा मत। एक बार ऐसा लेक्चर सीरीज के लिए मैं पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान जाने वाला था, वो मेरे चाचा जी वगैरह का फोन आया, कहाँ जा रहे? पाकिस्तान। संभल के रहना हुई, फिर वहाँ हुआ उल्टा, वहाँ मेरी इतनी खातिरदारी की गई कि मेरा वजन ही बढ़ गया एक हफ्ते में। तो खैर, तो पर पाकिस्तान का जो हाल मैंने देखा, जो दोस्त लोग थे ज़्यादातर वो चाहते थे उनके बेटे बेटियां पाकिस्तान छोड़कर यूरोप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं। क्यों? सब यही बुरा हाल है जगह। तो मैं दूसरा आपको याद दिलाना चाहता हूँ, श्रीलंका में 2-3 साल पहले एक उठाव हुआ था। लोग प्रेसिडेंट के पैलेस में घुस गए थे, और वो जो श्रीलंका में भी इसी प्रकार का हुआ था। पाकिस्तान में जैसे इस्लाम के नाम पर, फर्क, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, इस्लाम के कारण नहीं, इस्लाम के नाम पर जो राजनीति हुई उसके कारण समाज में एक पिछड़ापन आ गया। श्रीलंका में क्यों हुआ ऐसा? श्रीलंका में ये बात बुद्ध धर्म के नाम पे हुई। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि बुद्ध धर्म के नाम पे भी ऐसा पॉलिटिक्स हो सकता है। श्रीलंका में, म्यांमार में, ऐसे कई देशों में इस प्रकार की बात हुई। तो मेरा मोटा समझ ये है कि 2 प्रकार की नीतियां होती है। एक जो धर्म के आवरण में, धर्म के पर्दे में
पुरानी वैल्यूज को जिंदा रखना चाहती है, और दूसरी वो जो आधुनिक समाज को आगे बनाना चाहती है। इसका एक उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा सोमनाथ का मंदिर, वो महमूद गजनवी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मेरी कुछ किताबों में है। तो आज़ादी के बाद कई लोगों ने लेटर लिखे महात्मा गांधी को कि देखिए, सोमनाथ का मंदिर एक विदेशी मुसलमान आक्रांता ने तोड़ा था, अब हम आज़ाद हैं तो इस मंदिर को सरकार ने बनाना चाहिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाना सरकार का काम नहीं है। गांधी से बड़ा हिंदू कोई हुआ नहीं है इंडिया में पिछले 3 शताब्दी में, ये मेरी समझ है। तो इसी बात को आगे ले गए जवाहरलाल नेहरू भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन कर रहे थे। उस समय अनाज की कमी थी। बचपन में हमारे प्रधानमंत्री लोग अपील करते थे, दिन में एक ही बार खाना खाओ। और क्या खाते थे हम? वो अमेरिका से आया हुआ जो PL480 वाला लाल गेहूं, जो वहाँ जानवर खाते हैं, वो लोग हम खाते थे। नेहरू ने देखा यहाँ सिंचाई अगर बेहतर हो तो हमारे अन्न की समस्या सॉल्व हो सकती है। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये उसी से आगे निकला। उसके लिए उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध की कल्पना की। और भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, ये जो बांध है, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, BARC, और जो हमारे बाकी पब्लिक सेक्टर है, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान है। पूजा करो क्या? काम करके। कहाँ? पब्लिक सेक्टर में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, ये उनकी परिभाषा थी। और जो धर्म के नाम का पॉलिटिक्स होता है वो चलता है मंदिर के नाम पे। आप क्या खाते पीते हो उसके नाम पे, आप किससे मोहब्बत करते हो उसके नाम पे। ये तो मैं थोड़े कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें एडिशन होता रहता है। कहीं धर्म के नाम पे व्यापार करने से मना कर दिया जाता है। यहाँ कोई एक धर्म का व्यापारी काम नहीं करेगा। कोरोना हुआ था, उसका दोष भी किस पे डालने का कि भाई वो वहाँ तबलीगी जमात के लोग थे तो वहाँ कोरोना बॉम्ब बना रहे थे। कोरोना बॉम्ब। साइंस का विद्यार्थी, मेडिकल बैकग्राउंड के बावजूद मैंने कभी नहीं सुना था कि कोरोना का कोई बॉम्ब भी होता है, पर उन्होंने वो भी ले आया। तो नफरत फैलाने के ये सब तरीके, इसके लिए इतिहास का उपयोग किया जाता है। अब अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखाया था उसमें पूरा ब्रिटिश ओरिएंटेशन था कि इंग्लैंड कितना महान है। इंग्लैंड ने ये सब जो असभ्य लोग हैं, असभ्य लोग कौन? साउथ एशिया, अफ्रीका, इधर उधर, इन सब असभ्य लोगों को सभ्य बनाने के लिए द सिविलाइजिंग मिशन ऑफ द ईस्ट, ये ब्रिटिश कहते थे। तो ये थोड़ी कहते थे कि हम यहाँ लूट मार करने आए थे। महमूद गजनवी ये थोड़ी कहता था कि मैं सोमनाथ के मंदिर में लूट मार करने आया। वो तो कहता था मैं बुत शिकन हूँ, मैं तोड़ने आया हूँ, मैं बुतों का व्यापार नहीं करता। इस्लाम मुझे कहता है बुतों की पूजा मत करो, इसलिए बुतों को तोड़ने आया। तो ऐसे अंग्रेज क्या कहते थे, हमको क्या करना है यहाँ से, हमारे पास तो बहुत पैसा है, और उसी के नाम पे हमारा सब संपत्ति लूट कर ले गए। तो ये जो मुद्दा है, अंग्रेजों के बाद जो हमारी यूनिवर्सिटीज बनी, शुरू में तो उसी इतिहास का बहुत क्रम था। बाद में 1960, 70, 80 में हमारे बहुत सारे साइंटिफिक हिस्टोरियंस, मैं अपना वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट ए सोशल साइंटिस्ट, सो आई मे बी रॉन्ग। साइंटिफिक हिस्टोरियंस ने ये जो इतिहास को एक ऑब्जेक्टिव चश्मे से देखते हैं, उन्होंने प्राचीन भारत की बात की, मध्ययुगीन भारत की बात की, आधुनिक भारत की बात की, और उसके आधार पे 1980 के दशक में NCERT की किताबें आई जिन्होंने उसमें ये वर्णन रखा। उसमें मुसलमान राजाओं के लिए नफरत नहीं थी, उसमें ज़्यादा फोकस था समाज कैसे जीता था, मजदूर कैसे काम करता था, व्यापार कैसे चलता था, सिक्के कैसे चलते थे, राजा का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। जोर इस बात पे था, जोर कन्वर्शन पे, मंदिर तोड़ने पे, ये बिल्कुल नहीं था। उसकी बातें भी थी, पर वो जैसे आज ब्लो अप करके बता दिया जाता है कि वो हमारा मंदिर तोड़ा गया, ये हमारे जबरदस्ती धर्मांतरण कर किया गया,
ऐसी चीज़ों के बदले ये बताने की कोशिश की गई कि ये सामाजिक प्रक्रियाएं जो हुई हैं मंदिरों के साथ, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू राजाओं ने भी तोड़ा। ये आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ने वाला कौन है अगर मैं आपको पूछूं तो वो केबीसी के हिसाब से 7 करोड़ वाला जवाब होगा। भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर किसने तोड़े? खैर मेरा जेब खाली, डोंट वरी, 7 करोड़ से ऐसे मैं फेंक रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ने वाला जो था वो था राजा हर्षदेव। 11वीं सेंचुरी कश्मीर में जो राजा हर्षदेव था, इसका उल्लेख कल्हण की राज तरंगिणी में मिलता है। राज तरंगिणी में कवि कल्हण लिखते हैं कि राजा हर्षदेव बहुत खर्चीला था, खजाना खाली हो गया, तो उसने अपने एक सहकारी को बोला, भैया देखो मंदिरों में मूर्तियां हैं सोने चांदी की, हीरे जवाहरात जड़े, ले आ, उससे अपन अपना खर्चा ऐश करेंगे। और हर्षदेव के बाद दूसरे कई राजाओं ने भी मंदिर तोड़े, जैसे रिचर्ड ईटन की एक बुक है टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन प्री मॉडर्न इंडिया। क्या बताते हैं उसमें वो? 2 हिंदू राजा जब आपस में लड़ते थे, क्लियर कर लूं, हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, यस नो? मुसलमान राजा लड़ते थे, क्रिश्चियन राजा आपस में लड़ते थे, उस समय धर्म नहीं देखते थे, क्या देखते थे? सत्ता, पैसा। तो वो रिचर्ड ईटन लिखते हैं, जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता, अंडरस्टैंड, क्लैन गॉड, उसकी मूर्ति तोड़कर खुद के कुल देवता को प्रस्थापित करता था। ये कोई मुस्लिम फेनोमेनन नहीं था। मुस्लिमों ने भी तोड़े हैं मंदिर, हिंदुओं ने भी तोड़े हैं, ये पर कारण धर्म नहीं था। अब किसी मंदिर में आसाराम बापू टाइप काम हो रहा है, राजा उसको तोड़ेगा तो उसको धर्म से जोड़ेंगे या अनैतिकता से जोड़ेंगे, ये सोच लीजिए आप। तो ये सब चीज़ें जो है उसको इतिहास में 1980 में बहुत अच्छे से रखा गया। फिर एजुकेशन को पहली बार बदला गया 1998 में। 1998 में उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में कर्मकांड, यानी क्या कहते हैं उसको, रिचुअल्स के लिए डिग्रियां खोली और ये पढ़ाना चालू किया कुछ शास्त्रों में कि राहु केतु नाम के 2 ग्रह हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ देते हैं। अब मैं जब मॉडर्न साइंस एस्ट्रोनॉमी को देखता हूँ तो उसमें से राहु केतु मुझे मिलते ही नहीं है। उन्होंने जो पढ़ाया कि भाई ये शनि देवता नाराज हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, इसलिए शनि देवता को खुश करने के लिए पहले ही पूजा पाठ कर डालो। वेरी गुड, सब चीज़ों का इलाज तो एक ही है, पूजा पाठ कराओ सब ठीक हो जाएगा। ये 1998 के बाद किताबों में लाया गया। एक तो क्या, साइंस के बदले फेथ बेस्ड नॉलेज वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो उस समय बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता था कि जैसे फिजिक्स का कोई स्टूडेंट है, फिजिक्स के क्लास में वो पढ़ेगा राहु केतु कुछ नहीं है, इधर की क्लास में आएगा इनकी एस्ट्रोलॉजी वाली क्लास में तो राहु केतु और शनि महाराज तो सबसे बड़े हैं। ये एक कन्फ्यूजन। और दूसरा, उन्होंने राजाओं को मेन रूप से धर्म के चश्मे से प्रस्तुत करना चालू किया। ये पहला परिवर्तन था टेक्स्ट बुक्स में। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा इतिहास लाना चाहते थे जो इतिहास के आधार पे लोगों की सोच बदले और लोग ज़्यादा कम्युनल हो जाएं। कम्युनल हो जाने में ये होता है कि जैसे कि भाई मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मैंने कहा महात्मा गांधी को मैं पिछले 2-3 शताब्दियों का सबसे महान हिंदू मानता हूँ, पर क्या उन्होंने दूसरे धर्म वालों के साथ नफरत की? वो भी तो हिंदू थे, सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़ा। यूनाइटेड द होल ऑफ द कंट्री, कटिंग अक्रॉस रिलीजन, लैंग्वेज, एरिया, कल्चर। ये उनकी बड़ी महानता थी। तो खैर 1998 से किताबों के साथ खिलवाड़ चालू हुआ, जिसमें खास तौर से मुसलमानों को काफ़ी तौर से डेमोनाइज किया जाने लग गया। अब फिर हुआ 2001 9/11। क्या हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एरोप्लेन्स, 2500 लोग मारे गए। उसके बाद अमेरिका अपनी हरकत में आया, अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, 60,000 लोग मारे गए। उधर 2500 मारे गए, यहाँ 60,000 मारे गए। पर अमेरिका इज ग्रेट, उसकी तो हम आलोचना कर नहीं सकते। वहाँ जाने को मिल गया तो अच्छा है, आप भी जाइए, मैं भी कुछ मना नहीं करता, लाइफ इज बेटर। पर अमेरिका एज ए गवर्नमेंट हैज बीन वेरी क्रूएल टू द होल वर्ल्ड। और वहाँ सबसे बड़ा जो काम किया वो इंडिया में भी पिकअप कर लिया गया।
और वो वर्ड था इस्लामिक टेररिज्म। प्लीज नोट, टेररिज्म इज नेवर ड्यू टू रिलीजन। टेररिज्म इज देयर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ख्याल कीजिएगा, महात्मा गांधी को किसने मारा? इंदिरा गांधी को किसने मारा? राजीव गांधी को किसने मारा? एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक कौन था? एक क्रिश्चियन नौजवान जिसने 86 नौजवानों को अपनी बंदूक से मारा। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी क्या करती थी? टेररिज्म करती थी। लिखते क्या करता था? टेररिज्म करता था, वगैरह वगैरह। वो जो टेररिज्म एक पॉलिटिकल फिनोमिना है, उसको उन्होंने इस्लाम से जोड़ दिया। इस्लामोफोबिया बिकम स्ट्रॉन्गर। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहला जोर जो है कि गरीब लोग शिक्षा से वंचित रहे। आपको याद होगा, पहले हमारे यहाँ दलित और स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी ताकि वो बेहतर गुलाम बन सके। फिर से वैसा सिस्टम आ रहा है कि अमीर लोगों के लिए अच्छे स्कूल, पब्लिक स्कूल, जिसको पब्लिक स्कूल कहते हैं, वो पब्लिक के लिए नहीं रहते, वो केवल पैसे वालों के लिए रहते। तो वैसी शिक्षा पद्धति एक तरफ से। दूसरा, साइंटिफिक टेम्पर जो हमारे संविधान का एक भाग है, उसको हटा के फेथ बेस्ड नॉलेज ले आओ कि भाई हमारे यहाँ तो पहले से एरोप्लेन थे, क्या नाम था उसका? पुष्पक विमान। अब अनफॉर्चुनेटली आजकल पुष्पक विमान नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। नहीं तो हमारे पास तो पूरा नॉलेज था। पर न्यूटन हमारे पास था, न्यूटन का नॉलेज भी था, आइंस्टीन का नॉलेज भी था, सब हमारे पास था। और आगे क्यों नहीं चले, आई डोंट नो। फिर इसका बढ़ाते गए तो किसी ने तो यहाँ तक कह दिया, हमारे एंशिएंट इंडिया में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। मनुष्य के सिर को अगर किसी ने काट दिया तो उस पर हाथी का सिर भी लगा सकते थे। एक्सीलेंट, मैं बड़ा इंप्रेस हो गया। मेडिकल बैकग्राउंड है मेरा, इतना मालूम है कि किसी ने मेरा सिर काटा तो 2 सेकंड के अंदर मैं नरक के तेल की कढ़ाई में मेरे पकौड़े बनेंगे, इतना मुझे मालूम है क्योंकि उधर ही जाने वाला हूँ। पर मैंने बोला इसमें तो हाथी का सिर फिट कर सकते, अच्छी आइडिया है। फिर बोले ये जो हमारा इंटरनेट था वो भी उस समय में था। इस प्रकार का नॉलेज दिस इज कॉल्ड फेथ बेस्ड नॉलेज। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको कह रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स में एस्ट्रोनॉमी के बदले एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा। और दूसरी आपकी जो मेडिसिन वगैरह, भारत में एक्चुअली प्राचीन भारत में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था मेडिकल साइंसेस में भी। सुश्रुत थे, आर्यभट्ट ने फिजिक्स में बहुत अच्छा काम किया था वगैरह। वी हैड ग्रेट थिंग्स, पर एवरीथिंग वाज नॉट ग्रेट। ये याद रखना चाहिए कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज सिस्टम्स। बट अभी क्या कह रहे हैं कि इंडिया हैड ऑल द नॉलेज और उसको वापस लाने की ज़रूरत है। ये जो आप बात करते हैं न्यूटन की, आइंस्टाइन की, और खासतौर से क्या डार्विन की, इनको सबको निकाल दो। हमारे वो एक मंत्री थे, उन्होंने तो कहा ये डार्विन ने जो कहा गलत है। किसी ने देखा है क्या कि बंदर से बदल के कोई आदमी बन रहा है? अरे भैया, दैट इज ए सेंचुरीज लॉन्ग प्रोसेस जिससे ये हुआ। तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, आज जो एजुकेशन में बदलाव आ रहा है, इसके पीछे एक प्रकार का पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स क्या है कि एक मजहब के नाम पे यहाँ की सत्ता को मजबूत करना और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ हैं, उसको रिप्लेस करके ऐसी वैल्यूज़ लाना जो समाज में ऊंच नीच को प्रोत्साहन देती हैं, फेथ बेस्ड नॉलेज को प्रोत्साहन देती हैं, वगैरह वगैरह। तो खैर, इस पर आप सोचिए। मेरा मुख्य उद्देश्य यही बताना था कि knowledge has to be always scientific.